आज़ादी अभी तक कोई हमको इसकी कोई उसकी जानकारी नहीं आई है। हमने घोषणा ये की थी कि आज़ाद ये जो काला पानी की सजा जिनके परिजनों को हुई थी, उनका कोई भी सदस्य हरियाणा वासी अगर काला पानी जाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इन तीनों स्थानों पर हम जाएंगे और उस एहसास को, जो तपस्या हमारे वीरों ने वहां की, जो बलिदान दिए। मैं वहां इससे पहले 2 बार गया हूं। एक बार सुषमा जी के साथ गया था, क्योंकि अटल जी की सरकार थी जब सावरकर जी की एक पट्टी लगाई गई थी सेलुलर जेल में। इस पट्टी पे ये लिखा था कि हमने इस रास्ते को किसी भावुकता में नहीं, सोच समझ कर चुना है। हमें इसका ये मालूम था इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो पट्टी उतार दी गई कांग्रेस के द्वारा। सुषमा जी उस पट्टी को दोबारा लेकर गई थी सभी सांसदों के साथ। तब मैं पहली बार गया था। सेलुलर जेल के बाहर हमको गिरफ्तार कर लिया गया था। तब मैंने एक बात वहाँ जाननी चाहिए थी, आप जैसे सब जानकार लोगों से, क्या किसी कांग्रेसी को काले पानी की सजा हुई थी? तो एक भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा नहीं हुई। गांधी जी कभी आए थे क्या? नहीं, उनकी एक चिट्ठी आई थी केवल। उस इतिहास को जो छुपाया गया, योजना पूर्वक छुपाया गया, उस इतिहास के साथ हम चाहते हैं कि हमारे लोग अटैच हो, उस इतिहास को जाने। वाइपर टापू एक है वहां पर, वाइपर टापू का भी इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। हम वाइपर टापू जाएंगे जहां अंग्रेज 1858 में झांसी की रानी की सेना के 200 सैनिकों को सबसे पहले लेकर गया था। कोई जेल नहीं थी, एक टापू था जिस पर वाइपर नाम के भयंकर सांप होते थे। वहां इनको छोड़ दिया गया था। ये सैनिक थे, तैर कर निकल जाते थे। 7-7 लोगों को पीठ से और पैर से बांध दिया गया था। उसको चेन जेल कहते थे। जिक्र नहीं है भारत के इतिहास में उन वीरों का। मैं जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम दिया था तो मैं वहाँ से मिट्टी लेने के लिए गया था। वहाँ एक फांसी घर है जहाँ 79 लोगों को फांसी दी गई थी। हमारे इतिहास में पता नहीं है वो वीर, उन वीरों का जिक्र नहीं है। वहाँ एक महिला जेल है, एक पुरुष जेल है। पुरी के राजा उस जेल में थे, नागालैंड के राजा उस जेल में थे, लेकिन देश के इतिहास में इसकी चर्चा नहीं है। हम काला पानी की जो सेलुलर जेल है उसमें जाएंगे। विनायक दामोदर सावरकर और अन्य वीर, क्योंकि 736 लोगों का दूसरा जत्था आज़ाद हिंद फौज के बाद कराची से गया था, जिसमें उस समय के पंजाब यानी हरियाणा के लोग भी थे। उन सब का स्मरण करेंगे। और इस आज़ादी के तीर्थ के साथ, धार्मिक तीर्थ के साथ साथ जो राष्ट्रीयता के आज़ादी के तीर्थ है, उन तीर्थों पर जो भाव आना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर ने इस भाव को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि पर एक मिट्टी का टुकड़ा उठा के 2 लाइन लिखी थी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा देगा, नाम तुम्हारा देगा। सबसे बड़ा योगदान तो हमारा 1857 में है। 115 गांव जला दिए गए थे। नाहर सिंह के राजा नाहर सिंह हों, जो हमारे फरकनगर के जो है, झज्जर के नवाब हों, चाहे रोहतक की क्रांति हो, हिसार की क्रांति हो, अम्बाला से जो क्रांति की शुरुआत मेरठ से मानते हैं, वहाँ से कुछ घंटे पहले अम्बाला से हो गई थी। ऐसे सारे उस इतिहास को, जिसका एक दौर 1857 का है, दूसरा दौर आज़ाद हिंद फौज का है, जिसमें हरियाणा के 3000 से ज़्यादा, 3000 के लगभग सैनिक थे, लगभग 300 के लगभग अफसर थे। एक दौर कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का है, जिसमें लेकीराम शर्मा, सिर राम शर्मा, अनेक लोग जिसमें
उसमें लगे थे। एक दौर क्रांतिकारियों का है। इन सभी दौरों के साथ हम कुछ ना कुछ कार्यक्रमों के आयोजन करने वाले हैं। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम हर गांव में, हर वार्ड में मनाएंगे। 7500 स्थानों पर 75 लोग खड़े करके। जो गीत मैंने कहा कि हम वहाँ जिमखाना क्लब के सामने फ्लैग पॉइंट पर गाएंगे, वही सब गीत यहाँ भी हर गांव में गाएंगे जिनका जिक्र मैंने किया। और वंदे मातरम गाएंगे तिरंगा लगाकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाकर। और जिन परिवारों से आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उन परिवारों को सम्मानित करेंगे। मर गए थे। इन चाचा को देश निकाला था। आज़ादी से कुछ दिन पहले ये भारत आए थे और जब इनको ये पता चला 14 अगस्त को कि हमारा गांव पाकिस्तान में जा रहा है, उस दुख में इन्होंने प्राण त्याग दिए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था उस दिन सुबह कि हमारी 3 पीढ़ियां आज़ादी की लड़ाई में चली गई। हम आज़ाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हम किसी नई गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को दोपहर में इनका संस्कार हुआ। उनकी स्मृति में एक समाधि पंचपोल एक जगह है, वहां पर बनी हुई है, शांता कुमार जी ने बनाई। एक यात्रा ऐसे सब वीरों को नमन करने के लिए करेंगे। एक इसका हिस्सा विभाजन की विभीषिका। विभाजन ये कहा जाता है कि भारत को जो आजादी मिली वो विभाजन की कीमत पर मिली। विभाजन की कीमत है डेढ़ करोड़ लोग शरणार्थी होना, 10 लाख लोग मरना। रेडक्लिफ नाम के ब्रिटिशर्स वकील थे जिनको विभाजन की लाइन खींचने का काम दिया गया था। जब वो वापस ब्रिटेन लौटे तो उनका वहां सम्मान किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या आप कभी वापस भारत पाकिस्तान जाओगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। 8 करोड़ लोग बहुत ही तकलीफ के साथ दरखास्त लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं, बंगाल और पंजाब। अमृता प्रीतम ने एक बहन के तकलीफ पर एक उपन्यास लिखा है, पिंजर। 10,000 पिंजर कथाएं हो सकती है, केवल एक पर कथा आई। ऐसे जब 15 अगस्त के नजदीक का पखवाड़ा आएगा उसमें विभाजन की विभीषिका को हम याद करेंगे। ऐसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के कुछ कार्यक्रम हमने जो इससे जुड़े हुए स्थान हैं उन स्थानों पर हमारे 3 कार्यक्रम वहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक कार्यक्रम वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 जापानी सेनाओं और आज़ाद हिंद फौज की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराया था और आज़ाद करा के 30 दिसंबर 1943 को वहाँ तिरंगा फहराया था। आज़ाद करा के आज़ाद हिंद फौज की सरकार के मुखिया के नाते ये तारीख देश के इतिहास में छुपाई गई। इस घटना का भी बहुत उल्लेख नहीं हुआ। हम 30 दिसंबर को उसी जगह पर खड़े होकर, जिमखाना क्लब वहाँ पर है, और उसी ध्वज के सामने खड़े होकर आज़ाद हिंद फौज का तराना, भारत भाग सुभागा भारत भाग्य जागा, और आज़ाद हिंद फौज का गीत, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। और एक गीत सुभाष जी के सिंगापुर पहुंचने पे गाया गया था,
सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी हैं आ गए, सुभाष माने हिंद हैं, सुभाष जाने हिंद हैं, सुभाष शाने हिंद हैं, सुभाष खाने हिंद हैं। उन गीतों को गाएंगे और वंदे मातरम गाएंगे, समण करेंगे। और उसका एक उद्देश्य ये भी है कि वो इतनी बड़ी घटना जो योजना पूर्वक कांग्रेसियों ने जन प्रकाश में नहीं आने दी, पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये तारीख इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती।